नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज स्पॉट है छत्तीसगढ़ और लाइट डालेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने नक्सलियों से आरएसएस की तुलना की है और जानेंगे कि आखिर नक्सलियों से आरएसएस की तुलना कितनी जायज़ है। क्या संघ की दो ही चीज़ों में मास्टरी है, एक धर्मांतरण, दूसरी सांप्रदायिकता, या फिर भूपेश बघेल अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के कारण संघ पर हमला कर रहे हैं? तो नक्सलियों की तुलना संघ से कैसे, मैं इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बहाने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद आरएसएस की एंट्री भी सत्ता पक्ष ने कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस समय बीजेपी पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल के कवर्धा मामले पर लिखे पत्र पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर डाली। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलियों का नेता आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश से इनका मूवमेंट संचालित होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। जो चलता है नागपुर से चलता है। सीएम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा कवर्धा विवाद के मामले पर लिखे पत्र को लेकर भी जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हम लोग किसी भी घटना को हल्के में नहीं लेने वाले। कुछ लोग छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहते हैं। मामले के सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी यही है कि यहाँ आरएसएस की कोई लोगों की कोई बखत नहीं है। जो कुछ है वो नागपुर से। कोई भी घटना है उसे बिल्कुल हल्के से नहीं लेना। ये छोटी सी घटना को बड़े बनाना चाहते हैं। हर छोटी घटना को, जो दो लोग लड़ेंगे, हो सकता है उसमें भाई भाई हो सकता है दो विभिन्न जाति के लोग, हो सकता है दो विभिन्न धर्म के लोग हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन उसको, हर बात को वो सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश जो करेंगे, उस पर हमको कड़ी निगाह रखनी होगी। दरअसल हाल ही में कवर्धा हिंसा की जांच में पुलिस ने बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का नाम भी शामिल है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अभिषेक सिंह पर केस दर्ज किया है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और सीएम बघेल ने तो आरएसएस की तुलना नक्सलियों तक से कर दी है। अब सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री संघ और नक्सलवाद की जो तुलना करते हैं, वास्तविक में भूपेश बघेल जी नहीं बोल रहे हैं, उनके वामपंथी विचारधारा बोल रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, कांग्रेस उससे हट गई है। गांधीवादी विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है। पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, इसका मूल कारण है कि अपने मूल विचारधारा को छोड़ करके वामपंथी के तरफ प्रभावित होना। और ये चरमपंथी की जो भाषा जो बोली जा रही है, एक दिन कांग्रेस इसी में डूबेगी। कवर्धा हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन जिस तरह से सीएम बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की है, उससे ये तय माना जा रहा है कि अब ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राजीव चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं भाजपा के, और दिनेश जैन हैं संघ विचारक, और हमारे ब्यूरो हेड प्रफुल्ल पारे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पारे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कैसे देखते हैं रमन सिंह जी के ये बयान
क्या संघ और नक्सलियों की तुलना की जा सकती है? एक जैसे ही तरीके से संचालित होते हैं ये संगठन, या उनका कोई राजनीतिक मकसद है, इस कारण संघ पर हमला बोला है? देखिए, इसमें आपका जो ये सवाल है, ये बहुत सारी चीजों को मतलब अपने आप में ही उसका एक जवाब भी है सवाल के साथ साथ। जी जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मतलब खासकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के भीतर जो एक प्रचंड बहुमत के बावजूद जो अंतर्कलह चल रहा है, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठापटक मची हुई है, ये सब हम जानते हैं। जी लेकिन इस बीच में भूपेश बघेल लखनऊ में जाते हैं और वहां पर वो धरने पर बैठ जाते हैं। पहली बात तो मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री या कोई भी राजनेता कोई भी बयान देता है तो उसके बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं, केवल एक नहीं। तो हम इस बयान और को पारे जी, नेता भी ये सारे मतलब और मकसद सोचकर ही बयान देता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सबको ये पता होता है कि जब वो लखनऊ गए, उन्हें मालूम था कि मुझे यहाँ रोका जाएगा, उन्हें ये पता था, वो धरने पर बैठे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक एग्रेसिव नेता माने जाते हैं, तो वो अपने उस एग्रेशन को हाईकमान तक पहुंचाना भी चाहते हैं। और खासकर उस वक्त जब उन्हीं की पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के उठापटक चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में उनका एग्रेशन ही उनको बचा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? तो पहले उन्होंने लखनऊ में धरना दिया, ध्यान खींचा, उसके बाद उसका सबसे बढ़िया नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री को महत्व मिला और वो लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी के साथ गए, राहुल गांधी के साथ बैठे। उनकी जो है जो निकटता है ना, वो बहुत करीब आए हाईकमान के। अब इसके बाद आज का ये जो बयान है, इसी बीच में सरकार की, खासकर भूपेश बघेल की सरकार की इस बात पर आलोचना होने लगी कि आपको उत्तर प्रदेश में किसानों की चिंता है, जबकि आपके खुद के राज्य में कवर्धा में आग लगी हुई है, वहां पर सांप्रदायिक तनाव है, पहले धारा 144 लगी, उसके बाद कर्फ्यू लगा, तो मुख्यमंत्री को अपने राज्य में होना चाहिए। तो इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर एक दांव खेला और उन्होंने ये बयान दिया कि जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है, और उसमें संघ को उन्होंने लपेटे में लिया। क्योंकि संघ को आज से नहीं, संघ को आपको याद होगा कि जो राहुल जी हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर की तुलना मदरसों से पहले ही कर चुके हैं। तो ये दिग्विजय सिंह कर चुके हैं, और हमको सबको पता है कि सरस्वती शिशु मंदिर एक शैक्षणिक संस्था है, और उस पर भी अगर राजनीति करने से कोई लाभ किसी को मिलता है तो फिर ऐसे राजनेताओं को या ऐसी राजनीति को रोक पाना भी थोड़ा कठिन सा है। लेकिन ये दौर ऐसा ही चल रहा है। तो जब उन्होंने संघ पर निशाना साधा, निश्चित रूप से उनको सुर्खियों में आना ही था। और इसका मुझे जो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाईकमान जो है वो भूपेश बघेल को जो बदलने की जो एक मना स्थिति में आ गया था टीएस बाबा के दबाव के बाद, तो भूपेश बघेल उस दबाव को काटने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं, ऐसा मुझे इसका एक राजनीतिक लक्षण दिखाई देता है। कुर्सी खतरे में है भूपेश बघेल जी की, इस कारण वो लखनऊ में धरने पे बैठ जाते हैं। इस कारण उनके राज्य में यदि किसान परेशान हैं तो मुद्दे से भटकाने के लिए संघ पर हमला करते हैं, कहते हैं वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। कुर्सी बचाने के लिए हाईकमान के पास अपने नंबर बढ़ाने का गेम है ये। आप मुझसे पूछ रहे हैं ब्रजेश जी? जी अमित जी, आप ही से सवाल है मेरा। नंबर गेमिंग चल रही है बस। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार जो है, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और आपने कहा कि किसान परेशान है। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लगातार आपको सुनते रहते हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं ब्रजेश जी, कि किसान अगर सबसे खुशहाल कहीं पर है इस देश में, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। हमने एक वादे जो किए थे 2500 रुपए समर्थन मूल्य के साथ किसानों की आय जो बढ़ी है, हमने जिस प्रकार बीजेपी ने कहा था 2022 तक हम आय दुगनी करेंगे, ये अलग विषय है, हम इस पे चर्चा भी किसी दिन करेंगे कि वो महंगाई दुगनी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नंबर गेम का कोई यहाँ पर वो नंबर गेम बढ़ाने का कोई मामला ही नहीं है।
क्योंकि जी। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ की जनता ने असीम प्रेम और आशीर्वाद से हमें जिताया है। 70 सीटें ब्रजेश जी, 70 सीटें, और 70 सीटों के बाद हमने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को बड़ी बखूबी से निभाया है। हमने जो वादे किए थे लगातार हम उसको एक एक वादे करके पूरे कर रहे हैं। और रही बात लखीमपुर की, तो वो भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे जरूर है, लेकिन वे यूपी के ऑब्जर्वर भी हैं। तो जी। बिल्कुल, और अगर इस देश में जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां के हुक्मरान अगर अपनी आंख बंद कर लेंगे किसानों के मुद्दे पे, तो क्या जी। विपक्ष से भी वो यही चाहते हैं कि विपक्ष भी अपनी आंखें बंद कर ले? अगर लखीमपुर पे आज आप बताइए, हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर वहां का देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें संलिप्त हो और उसके गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया जाए। और जैसा हम जानते हैं कि बीजेपी के नेता का आदत, फितरत और चाल चरित्र चेहरा रहा है कि अगर उनके बिल्कुल खिलाफ कोई बिल्कुल आवाज उठाता है बिल्कुल तो अमित उसे जी, कुचल देते हैं। विपक्ष का दायित्व होता है चौकीदारी करना, और उसको करना भी चाहिए। आपने कहा कि हम प्रचंड बहुमत से आए हैं, तो फिर आपके विधायक दिल्ली क्यों दौड़ लगा रहे हैं? दूसरी बात है, दिल्ली तो दौड़ ही रहे हैं। यदि विपक्ष का दायित्व हर मुद्दे पर सवाल उठाना है, सरकार पर सवाल उठाइए, तो फिर कश्मीर वाले मामले पे क्यों चुप रहते हैं? देखिए, कोई भी मामलों पे हम प्रयास करते हैं कि कम चुप ना रहें, क्योंकि कहते हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर जी। लोकतंत्र में अगर विपक्ष सशक्त नहीं होगा तो निरंकुश हो जाएगी जो सरकार बैठी है, और वही इस देश में जिस प्रकार से चल रहा है। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पूरी पुरजोर तरीके से हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, और लखीमपुर इसका एग्जाम्पल है। आज आप देखिए, हमारे नेता लखीमपुर पहुंच गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस प्रकार से आज तक मैंने कहा ना कि गृह राज्य मंत्री को अभी तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं ले सके, और 6-6 जी। दिन बाद अगर पुलिस की हिम्मत हो, उसको जिस प्रकार से बुलाया जा रहा है, वो एक आरोपी की तरह नहीं, एक दामाद की तरह उसको नोटिस देके बुलाया जा रहा है, आप आइए आज, नहीं तो फिर आप कल आइए, फिर वो कहते हैं हम परसों आएंगे। और जिस प्रकार का पूरा गेम खेल रहा है, नंबर गेम यहाँ नहीं, वो बचाने के लिए वहां पर गेम चल रहा है। लेकिन हम विपक्ष की भूमिका में तेरे देश ले लेते हैं, राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। नंबर गेम की रेस इधर नहीं चल रही है राजीव जी, नंबर गेम तो आपके यहाँ चल रहा है यूपी में। ब्रजेश जी देखिए, कांग्रेस में बिल्कुल पत्रकार महोदय जैन साहब ने भी जो बोला, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और ये कांग्रेस की परिपाटी है कि आरएसएस को कुछ निंदनीय वक्तव्य बता दो तो कांग्रेस के अंदर उसका नंबर बढ़ जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के सामने थोड़ा नंबर बढ़ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी जी अभी 6 महीने पहले आरएसएस पर कहे गए वक्तव्य पर कोर्ट में माफी मांगा, उन्हें लिखित में माफी मांगा राहुल गांधी जी ने। जी। और आरएसएस के ऊपर आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ ले कांग्रेस के बंधु, कि आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की है। तो आरएसएस को मार्च पास्ट में बुलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपके कांग्रेस के लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने चीन युद्ध के बाद आरएसएस को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस में। आरएसएस की प्रशंसा इंदिरा जी ने की कि ये इनकी जो कार्य योजना है, जो बाढ़ में, भूकंप में जो आरएसएस के लोग कूद जाते हैं काम करने के लिए, बड़ा उन्होंने अपने जो दल था कांग्रेस सेवा दल, उसके भाषण में उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह थोड़ा काम कर लीजिए। तो आरएसएस को आप अगर नक्सलवादियों से तुलना करते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी तुलना कर चुके हैं, राहुल गांधी जी कई बार ऊट पटांग बोलकर कोर्ट से क्षमा याचना कर चुके हैं, तो थोड़ा उस संस्था के बारे में जान लीजिए भूपेश जी। आपका सिलेकर चल रहा है, आपके कवर्धा में आग लगी हुई है, आपके यहाँ पर आतंकवादी रोज नक्सली घटना कर रहे हैं, नक्सली लोग पुलिस बंधुओं की हत्या कर रहे हैं, और आप आरएसएस जैसी संस्था जो भ्रातृत्व भाव से काम करती है, जिसके अनुषंगिक संगठन बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो, काम करते हैं, और समाज में मनखे एक है कि मन के सारे एक है, उस भ्रातृत्व भाव को लेकर काम करते हैं। उस संस्था की तुलना कभी आईएसआई से कर देना, कभी नक्सलियों से कर देना, तो ये मानसिक द्वंद्व है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अपने अंतर अमित जी, आप तुलना कर रहे हैं, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, तुलना कर रहे हैं नक्सलियों से। नक्सलियों को तो ना कानूनी मान्यता है ना सामाजिक मान्यता है। यदि आपको लगता है कि संघ भी वैसे ही काम कर रहा है तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते? इससे पहले आपकी सरकारें रही थी, प्रतिबंध लगा देते। अभी प्रस्ताव भेज दीजिए कम से कम, भूपेश बघेल जी सीएम हैं, कि संघ की इस तरह की पृष्ठभूमि है छत्तीसगढ़ में कि वो दंगे भड़काती है, सांप्रदायिकता फैलाती है, तो उस पर क्यों ना प्रतिबंध लगाया जाए? मतलब जुबानी जमा खर्च है, आपके पास सबूत कुछ नहीं है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि भाजपा का
चाल चरित्र चेहरा जो सत्ता बल धन बल और बहुबल से ही वो सत्य हथियाने का प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार से सरदार पटेल साहब ने भी उनके ऊपर बैन लगाया था और बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता राजू भाई कह रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा कि जिस प्रकार से कभी खुल के वो कुछ कहते तो नहीं है, उनका हिडन एजेंडा रहता है। और जिस प्रकार से आप कवर्धा की बात कर रहे थे राजीव जी, जिस प्रकार से वहां पर अभी FIR हुई है वीडियोग्राफी देख के, अगर 10 लोग वहां पर बेमेतरा के होंगे, कुछ लोग कोरबा से आए थे, क्यों बाहरी व्यक्ति, क्यों भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर आए थे, आप ये बता दीजिए। अरे तो भारत FIR में उनका नाम आया है और जिस प्रकार से देश भड़काने का काम किए, हम जानते हैं कि कवर्धा जो है वो हमेशा से सामाजिक समरसता का अभेद गढ़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के नेता वहां पर जाके जिस प्रकार का वक्तव्य दिए, वहां पर आग लगाने का जो काम किए, हम तो वही कह रहे हैं कि आपका तो ऐसे समय में आपको धैर्य रखना था। लेकिन जिस प्रकार से आपने घटना को सुयोजित तरीके से अशांति फैलाने का बीजेपी के नेताओं ने काम किया, हम वही कह रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं जो नक्सली और RSS के नेता करते हैं। और मैं तो कहता हूं ब्रजेश जी कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गॉडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। और हमारी लड़ाई इनसे शुरू से चल रही है। जो आइडियोलॉजी है हमारी, हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, ये गोडसे विचारधारा के लोग हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनको सबक सिखा रहे हैं लगातार और आगे भी सिखाते रहेंगे। लेकिन जिस जी। प्रकार से ये अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी छत्तीसगढ़ की सांस फिजा को वहां पर जहर घोलने का काम करेगा, हम उसके ऊपर सख्त से सख्त राजीव जी से जवाब लेंगे। कार्रवाई उससे पहले मैं पारे जी के पास जाना चाहूँगा। पारे जी, उन्होंने कहा गांधी की विचारधारा के लोग हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी गांधी विचारधारा पे चल रही है या वामपंथियों का कब्जा हो गया उस पर? जिस तरह से बातें की जा रही हैं, गांधी विचारधारा तो सबको साथ लेने की बात करती थी, मेलजोल की बात करती थी, गरीबों की बात करती थी, लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि वामपंथी हावी हो गए हैं? देखिए ब्रजेश जी, क्या है कि नाथूराम गोडसे ने तो गांधी को सिर्फ एक बार मारा, जी लेकिन 1948 से लेकर के आज की तारीख तक गांधी जी की रोज हत्या होती है। और इसमें सभी अगर कांग्रेस के लोग भाजपा को अगर गांधी का विरोधी मानते हैं और वो ये मानते हैं कि कांग्रेस गांधी समर्थक है, तो गांधी जी की कल्पना के अनुरूप कांग्रेस की सरकारों में ऐसा कौन सा काम हुआ? गांधी के राम राज्य की कल्पना तो धरी की धरी रह गई। उनकी अहिंसा, सारी बातें आप देखिए। तो मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि गांधी की हत्या सिर्फ एक बार नहीं हुई। गांधी जी की हत्या के बाद रोज रोज उनकी हत्या होती है। गांधी के आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनकी नीतियों पर कोई अमल करता आपको दिखाई देता है? सिर्फ गांधी जो है वो जुबानी खर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तस्वीर होती है, उनका नाम लिया जाता है और इसके आगे ना उनका पालन कोई नहीं करता। ना उसमें भाजपा भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है और उसमें वामपंथी भी शामिल है। आऊँगा अब अमित आप जी जो आपके एक पास दूसरी आऊँगा। बात, अब आप जो दूसरी बात जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि जी क्या कांग्रेस पर वामपंथ का कब्जा हो गया? देखिए, देश भर में वामपंथ, बंगाल जो वामपंथ का एक बड़ा किला था, उसे ममता बनर्जी ने आज से 10-12 साल पहले खत्म कर दिया। जी त्रिपुरा जो एक दूसरा बड़ा राज्य था, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया। बिहार में जो थोड़े बहुत इलाके थे, वहां से भी लगभग वामपंथ खत्म जैसा हो गया। जी पंजाब के 2-4-5 जिले हैं जहां पर वामपंथ थोड़ा बहुत जिंदा है। मतलब और जिस इसके तरह यदि अलावा एक वामपंथियों की केरल, तरफ बढ़ेगी एक कांग्रेस, तो केरल, कांग्रेस का हाल भी हाँ, वैसा ही हो तो जाएगा। एक केरल जो उनका एक वामपंथी विचारधारा का एक राज्य केरल बचा हुआ है। लेकिन जी वामपंथ को के समर्थक तो अभी भी हैं। हालांकि उनका उनका कोई बहुत जिसको बोलते हैं ना, उनके पास उनका जो प्लेटफॉर्म है वो हिल गया है, वो पूरी तरह से मतलब ध्वस्त हो गया है। तो आखिर वो जाएंगे कहाँ? तो आप देखिए, कन्हैया जैसा आदमी जिसने जिसने कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और आखिरकार उनका ठिकाना कहाँ रहा? वो कांग्रेस में आए। आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे वामपंथी नेता आने वाले समय में, जो मुझे ऐसा लगता है जी कि जो प्रखर हैं, मुखर हैं, जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण पंथ के खिलाफ लड़ते आए हैं या सोच रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही होगा। तो ठीक हो गया वामपंथी दल जो परेशान हो है, गई थी। वो जी उनमें अब वो शक्ति नहीं बची। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस ही इनका एक ठौर ठिकाना हो सकता है। और कन्हैया ने तो कम से कम इस बात को साबित कर ही दिया। और तो कन्हैया कह भी आप रहे हैं देखिए, कि डूबते हुए जहाज जी, के लिए सहारा तो चाहिए, तो मैं सहारा दे सकता हूँ और लोगों को भी आना चाहिए। नहीं देखिए, लोकतंत्र में एक शक्तिशाली विपक्ष का होना बहुत जरूरी जी होता है।
राजनीति का एक राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर विपक्ष कमजोर है तो शक्तिशाली सत्ताधारी दल अपनी सत्ता मनमर्जी ज्यादा करते दिन तक नहीं बचा पाएगा। आप देखिए कि राजीव गांधी कांग्रेस कमजोर कब से शुरू हुई। राजीव गांधी लेकिन जिस दिन पारे वो जी, लोकसभा जहां में जहां 400 हम सीट देखते हैं कांग्रेस मजबूत भी है, तो वैसा रोल अदा नहीं कर पा रही है मजबूत विपक्ष का। चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, चाहे दूसरे राज्यों की बात करें। नहीं, देखिए इसका इसका चिंतन मनन तो कांग्रेस पार्टी को खुद करना पड़ेगा। कांग्रेस के भीतर बहुत असंतोष है। उनके बड़े बड़े नेता जो है वो नेतृत्व को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ा धड़ा जो है कांग्रेस का, वो ये मानता है कि जी कांग्रेस अगर है तो गांधी परिवार की वजह से है। प्रमोद कृष्णन जैसे लोग, तमाम ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं चलिए पारे जी, जो मैं आपके गांधी पास भी परिवार में लौटूंगा। ही अपना हमारे नेतृत्व साथ जुड़ देखते गए हैं। हैं संघ विचारक जिनेश जैन जी। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संघ सांप्रदायिकता फैलाता है और उसका एजेंडा है, और वो नक्सलियों की तरह काम करता है। जिस तरह नागपुर से आपको संचालित किया जाता है, नक्सलियों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संचालित किया जाता है। तो आपकी संगठन के आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस में जब किसी नेता को प्रमोशन चाहिए होता है या जब जी। कोई भी नेता हाशिए पर आने के बाद वापस उठने की कोशिश करता है तो वो संघ का सहारा लेता है। संघ इस समय विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, समाजसेवी संगठन, एनजीओ है, जो निरंतर देश की और समाज सेवा में लगा हुआ है। संघ का व्यक्ति निर्माण और समाज सेवा के अतिरिक्त और कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं व्यथित हैं, जो बेचारे दुखी हैं, जो जी। हाशिए पे जाने की उसमें है, इंतजार में है, और जिनको अपना प्रमोशन किसी ना किसी प्रकार से राजनीति में वापस उठना चाहते हैं, वो इस तरह से संघ के विरुद्ध बातें करते हैं। कभी वो दिग्विजय सिंह हैं या और कोई नेता है इनकी पार्टी के, या वो मणिशंकर अय्यर हो या इनके कोई भी नेता हो जो पाकिस्तान जाके वो पाकिस्तानी सरकार से मदद मांगते हैं, या फिर वो दूसरे चीन से जाकर के वहां कम्युनिस्ट पार्टी से पैक्ट करते हैं, चीन की सरकार से पैक्ट करते हैं भारत के विरुद्ध। इन लोगों को कोई शर्म लिहाज नाम की कोई चीज तो बची नहीं है कांग्रेस के। तो संघ मतलब उनको संजीवनी देने का काम करता है। हाँ, उनको प्राणवायु मिलती है संघ के नाम पे। और हास्य की बात तो यह है कि एक दिन दिग्विजय सिंह ने अभी पिछले हफ्ते संघ की आलोचना की और दूसरे दिन संघ की प्रशंसा भी करने लगे। उनका कोई मानसिक धरातल नहीं है। ये स्तरहीन लोग हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो समाज से तिरस्कृत हैं, किसी प्रकार से भ्रमित करके जनता को सत्ता में आ गए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो उनका कोई स्तर नहीं है। बेहद स्तर से गिरे हुए व्यक्ति हैं जो संघ के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। स्वयं कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा गांधी थे, वो अपने मुंह से संघ की तारीफ कर चुके हैं। संघ को उसमें 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें शामिल होने का न्योता तक दे चुके हैं। और यदा कदा जब भी कभी देश पर आपदा आई है, चाहे वो बाढ़ के रूप में आई हो, चाहे वो तूफान के रूप में आई हो, या शत्रु देश के आक्रमण के रूप में आई हो, संघ ने आगे बढ़कर समाज ठीक है दिनेश जी, आपकी बात आ गई है। अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी उनको परेड में बुलाते हैं, तमाम तरह के उनकी तारीफें करते हैं। इसके बावजूद चूंकि भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी खतरे में दिखती है, इस कारण वो ऐसे आरोप लगाते हैं। ये तो रही एक बात जो दिनेश जी ने कही। मेरा भी एक सवाल है, आपकी पार्टी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या वजह है कि आपके विधायक दिल्ली दौड़ लगाते हैं तो आपकी आला कमान आपके प्रदेश में कुछ बदलाव कर देती हैं, वो महासचिव बदलती हैं, कुछ पदाधिकारी बदलती हैं, तो कुछ तो गड़बड़ होगी जब तो एक्शन हो रहा है। इस कारण कुर्सी बचाने का गणित है पूरा ये। देखिए, अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बहुत ही सम्मानित अभी दिनेश भैया की मैं पूरी बातें सुन रहा था, जिस प्रकार से शब्दों का जहरीले शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, मैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते, पहली चीज। दूसरा, और कहते हैं ना कि जो तौर है बड़े दुनिया का उसी तौर में बोलो, बहरों का इलाका है थोड़ा जोर से बोलो। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा और जिस प्रकार की शैली उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए, देखिए अगर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है उसको किसी के सामने नंबर बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। अगर यूपी का उसको प्रभारी बनाया गया है, उसको किसी के सामने नंबर बढ़ाने की क्या जरूरत है। अगर कि उसको हिमाचल प्रदेश का स्टार प्रचारक बनाया है तो उसे नंबर बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। डर हो सकता है ना, पंजाब में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, और पहले भी रमन सिंह जी ने कहा था
कि पंजाब जैसे हालात हैं, हालांकि बघेल साहब ने उसका खंडन किया था, पंजाब नहीं बन सकता छत्तीसगढ़, तो एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए पड़ोसी को देख के चिंता तो होती है अमित जी। देखिए मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी कवर्धा की भी बात चल रही थी, तो जिस प्रकार कवर्धा के माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, ये तो भगवान का शुक्रिया है और हमारी सरकार की जो योजना है। और छत्तीसगढ़ जैसा कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, उसी प्रकार से भाजपा पूरे टाइम उन्मादी और भड़काऊ भाषण देने में लगातार बीजेपी के नेता संलिप्त रहे। और बीजेपी अपनी नाथूराम वाली शिक्षा पे जो धर्म को लड़ा देती है, छत्तीसगढ़ की पावन धरा को दूषित करने का जो काम करने का घृणित प्रयास किया है, जो कुरचना करके जो प्रयास किया गया है, हमारा विरोध उस पे है। और हमने तो कहा है, हम तो लगातार ब्रजेश जी कह रहे हैं कि हमारी यही विरोध है कि आप जिस प्रकार से नक्सली तेलंगाना, लेकिन ऐसा होता अमित जी तो 15 साल में बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में हो चुका होता। क्योंकि अब समय भी इजाजत नहीं देता, तो मैं पारे जी से फाइनल कमेंट चाहूँगा। पारे जी, छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर ठीक तो नहीं चल रहा है, उपाध्यक्ष बदल दिए आपने, महासचिव बदल दिए, तो हाईकमान की नज़र तो है छत्तीसगढ़ पे, इसलिए कहीं राम पदगमन की बात करते हैं, साफ हिंदुत्व की तरफ जाते हैं बघेल साहब, और फिर संघ पे हमला बोलते हैं ताकि कुर्सी बची रहे। नहीं, देखिए बहुत सारी जो बातें हैं उनमें एक बात ये भी हो सकती है कि कुर्सी बची रहे, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। सब जानते हैं कि विधायक वहां गए, दिल्ली गए, परेड हुई, दुनिया भर का सबके सामने है, कुछ छिपा किसी से कुछ नहीं है। खुद ये बात भूपेश बघेल भी कह चुके हैं और टीएस बाबा खुलकर कहते हैं कि जो कुछ भी होगा अब तो नेतृत्व जो है वही करेगा। तो बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, मतलब सब कुछ सामान्य स्थिति नहीं है। तो स्वाभाविक है कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और फिर अगर ये 2.5 साल का कोई हिडन एजेंडा अगर पार्टी के 3 लोगों के बीच में तय होता है, उससे जनता को क्या लेना देना। जनता तो भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस और छत्तीसगढ़ का भी जो इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि ऐसा क्या कर दिया जो 2.5 साल में आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो ये जो आपसी द्वंद्व है, जो एक हिडन, जो एक जिसको बोलते हैं ना गुप्त समझौता, जो बंद कमरे में हुआ, खिचड़ी पका रहे हैं, उसमें जो बंद कमरे में साहब बार-बार नमक डाल देते हैं, इस बार आरएसएस का नमक डाल दिया ताकि वो खिचड़ी का स्वाद बिगड़ जाए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे भी संघ और नक्सलियों की तुलना करना वैसा ही है जैसे देशभक्त और देशद्रोही को एक बताना, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ सब जायज है, नाजायज कुछ भी नहीं। कांग्रेस को लगता है संघ और नक्सली एक जैसे हैं या उनके संगठन एक ही तरीके से चलते हैं, तो उसे अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नक्सलियों को ना तो कानूनी मान्यता है ना सामाजिक, जबकि संघ को ये दोनों अधिकार हासिल हैं। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, अगली बार किसी नए स्पॉट पर लेकर चलेंगे और डालेंगे उस पर लाइट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।